नेटबीन्स। ठीक है, तो पहले हम लोग नेटबीन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डाउनलोड हो चुका है नेटबीन्स, इसको इंस्टॉलेशन, ये नेटबीन्स है, डबल क्लिक। नेटबीन्स इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है नेटबीन्स इंस्टॉल होने के लिए। जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है हमारे पास, अब नेटबीन्स इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करना, चेक कर लेना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। किया किसी ने नेटबीन्स इंस्टॉल? डाउनलोड किया था ना कल आप लोगों ने नेटबीन्स, तो इंस्टॉल हो चुका। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन के लिए। उस दिन जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है, उसके बाद दिस का कंसेप्ट पढ़ाया था। ओके, अब आज का जो टॉपिक है दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जब तक इंस्टॉल होता है मैं इनहेरिटेंस के बारे में आपको बता देती हूँ। इनहेरिटेंस वैसे सी प्लस प्लस में हो चुका है। ठीक है, सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, बोलो। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, क्या बोल सकते हैं इनहेरिटेंस मीन्स? हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होता है। हाँ, ठीक है, पेरेंट क्लास होता है एक क्लास, उसी को ही हम लोग बोलेंगे बेस क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास से जो भी डेटा हम लोगों को एक्सेस करना है वो इनहेरिट के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, बट कहाँ पे? चाइल्ड क्लास के अंदर। चाइल्ड क्लास को ही हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो? डिराइव क्लास। ठीक है, डिराइव क्लास। तो पेरेंट क्लास का जो भी डेटा है वो कहाँ पे एक्सेस होता है? चाइल्ड क्लास के अंदर, तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो हम लोगों ने सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को देखा था, और उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने कोलन और पब्लिक कीवर्ड का यूज किया था। इसके थ्रू आप इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे सी प्लस प्लस में। कहाँ पे? सी प्लस प्लस में। अब यहाँ पे जावा में जो पेरेंट क्लास होता है उसको बेस क्लास बोलते हैं, और उसी को ही बोलते हैं सुपर क्लास। सुपर क्लास, ठीक है, कहाँ पे? जावा में। और वही जो चाइल्ड क्लास होता है, डिराइव क्लास होता है, उसको ही बोलते हैं सब क्लास। ठीक है,
सुपर क्लास एंड सब क्लास, बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, सेम ही कंसेप्ट है। बट यहाँ पे जब आप इनहेरिट करते हो, ठीक है, सी प्लस प्लस में जैसे हम लोग पब्लिक कीवर्ड का यूज करके इनहेरिट कर रहे थे, बट यहाँ पे जब आप इनहेरिट करते हो तो आप लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हो, एक्सटेंड्स, ठीक है। एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके आप सी जावा में इनहेरिट कर सकते हो। इतना क्लियर है? क्लियर इतना? यस और नो? ठीक है। अब हाँ, तो इतना कंसेप्ट समझ में आया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स देखे थे। बट उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो भी पेरेंट क्लास का डेटा होता है वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस होता है। जितनी मेथड्स होती है पेरेंट क्लास की वो सारी एक्सेस होती है चाइल्ड क्लास में। और ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है वो चाहे सी प्लस बोलो, जावा बोलो, पाइथन बोलो, डॉट नेट, पीएचपी, हर जगह जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड क्लास का ही बनता है। चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास बोल सकते हो आप उसको, या उसको सब क्लास बोल सकते हो, ठीक है। इसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। कभी भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ये कंसेप्ट हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं सी प्लस प्लस में। उसके बाद हम लोगों ने इसके टाइप्स देखे थे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है, कौन सा टाइप है फर्स्ट, बताइए। सिंपल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। हाँ, सिंगल इनहेरिटेंस फर्स्ट टाइप है, सिंगल इनहेरिटेंस। सेकंड, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल। थर्ड, मल्टीपल। मल्टीपल। फोर्थ, हायरार्कियल। हायरार्किकल, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिड। हाइब्रिड, ठीक है। सो इतने टाइप हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। सिंगल मतलब सिंगल में क्या होता है कि एक बेस क्लास होता है और उससे एक्सेस होता है डिराइव क्लास, ठीक है। ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस में। वही मल्टी लेवल में क्या होता है, मल्टी लेवल में क्या होता है बताओ, बोलो। मल्टी लेवल, लेवल बोलो। अरे बेस क्लास, उसके उसके थ्रू एक्सेस होता है डिराइव क्लास, बट डिराइव क्लास फिर से बाद में क्या बन जाता है, बेस क्लास, फिर से उससे एक्सेस क्या होता है, डिराइव क्लास। स्टेप बाय स्टेप, दैट इज मल्टी लेवल। और वही जो मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल को बोला जाता है कि दो बेस क्लास होते हैं। कितने क्लास होंगे, दो बेस क्लास, दो बेस क्लास होते हैं और उससे एक बनता है डिराइव क्लास, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल, ठीक है। दो का एक क्रिएट होता है, दैट इज मल्टीपल। वही जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, दैट इज ट्री स्ट्रक्चर। एक बेस क्लास होगा, उसके थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे दो डिराइव क्लास को, ठीक है। एक बेस क्लास होता है, उसके थ्रू एक्सेस होते हैं दो डिराइव क्लास को, ठीक है। उसके बाद जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, तो वहां पे कॉम्बिनेशन किसका होता है, मल्टीपल और हायरार्किकल का, ठीक है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल एंड हायरार्किकल, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, हाइब्रिड। तो ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ सी प्लस प्लस में। इतना क्लियर है क्या आप लोगों को, बोलो। ठीक है, तो सिंगल में एक बेस क्लास, एक डिराइव क्लास, मल्टी लेवल में एक बेस क्लास देन डिराइव क्लास, फिर से डिराइव क्लास बेस क्लास बन जाता है, फिर से डिराइव क्लास एक्सेस होता है।
मल्टीपल में दो बेस क्लास होते हैं, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक होगा, और इन दोनों का एक डिराइव क्लास क्रिएट होता है। हायरार्किकल में मल्टीपल का उल्टा होता है, एक बेस क्लास होगा और दो उसके क्या होंगे, डिराइव क्लास होंगे। वही हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, सॉरी, मल्टीपल एंड हायरार्किकल का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड, ठीक है। बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता है, ठीक है। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता है। अगर मल्टीपल नहीं हो रहा होगा तो हाइब्रिड कैसे होगा, बराबर है, क्योंकि हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल और हायरार्किकल। बट जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता है, समझ में आया। बट उसको अचीव करने के लिए जावा में एक इंटरफेस नाम का टॉपिक होता है। सो इंटरफेस के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस क्रिएट कर सकते हो। बट अगर नॉर्मल देखा जाए इनहेरिटेंस में, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते आप जावा में। और अगर मल्टीपल नहीं हो सकता है तो ऑब्वियस है कि हाइब्रिड भी नहीं हो सकता है, ठीक है। बट जावा में इंटरफेस का यूज करके आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। क्लियर, क्लियर है, ठीक है। तो ये था इनहेरिटेंस का टॉपिक, और अब ये इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, कंप्लीट होने का है। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको, ठीक है, होने दो। तो यहाँ पे जाते हैं, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, नेटबीन्स में जाना है आपको अभी, और जो भी कोड लिखोगे वो नेटबीन्स में ही लिखोगे अभी आप लोग। फर्स्ट टाइम लोड होने के लिए बहुत टाइम लगता है इसमें। तो ये स्क्रीन है, इसको बंद कर देना। हाँ, ये जो रहती है दैट इज प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। ये कौन सी विंडो रहती है, प्रोजेक्ट विंडो। और यहाँ पे जो रहती है वो कोडिंग विंडो होती है, और यहाँ पे एक नीचे में आएगी आउटपुट विंडो, ठीक है। तो अब जैसे कि आप लोग एडिट प्लस में क्या कर रहे थे, एक फोल्डर बना रहे थे और फोल्डर के अंदर सारे प्रोग्राम्स को डाल रहे थे। बट नेटबीन्स में जो फोल्डर होता है उसको प्रोजेक्ट बोला जाता है, ठीक है। जो फोल्डर होता है मेन फोल्डर, उसको प्रोजेक्ट बोला जाता है। और उसके अंदर आप कुछ अलग अलग फोल्डर्स बनाते हो, ठीक है। एक मेन फोल्डर और उसके अंदर और उसके सब फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो मेन फोल्डर को प्रोजेक्ट बोलते हैं और उसके अंदर के जो सब फोल्डर्स होते हैं उसको बोलते हैं पैकेजेस, ठीक है। पैकेज, वो आपको पैकेज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी वो कैसा होता है वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे फाइल में जाना, न्यू प्रोजेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ, बैच ही नाम का बना लेती हूँ, ठीक है। बैच, सॉरी, ठीक है। ये जावा यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये चेक कर लेना, पहले यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये जावा यहाँ पे है प्रॉपर, चारों एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल है। अगर ये चार दिखती है मतलब आपका जावा और नेटबीन्स प्रॉपर इंस्टॉल है। देन उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देना है प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। पहले हम लोगों ने पैकेज मतलब जो कंटेंट है जावा, तो वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वहां पे पीएचपी भी हो सकता है, ठीक है। बट हम लोगों को अभी जावा देखना है तो हम लोगों ने वहां से जावा सिलेक्ट किया था। प्रोजेक्ट नेम,
प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आपको बताना है, सपोज मैं बता रही हूँ बैच, ठीक है, बैच नाम का प्रोजेक्ट बना रही हूँ मैं, और वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो भी देख लो, ठीक है। अगर ये आपको बैच नाम का फोल्डर चाहिए रहेगा तो कहाँ पे है, प्रोजेक्ट लोकेशन, सी ड्राइव, यूजर और डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर नेटबीन्स प्रोजेक्ट, इसके अंदर आपको सारे ये प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये पाथ बराबर देख लेना। अब इसमें ये मैं अनचेक कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले से ही मेन क्लास को क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं इसको अनचेक कर रही हूँ, ठीक है। अनचेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे फिनिश पे। सो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये साइड में देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या बन चुका है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब इसके प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे सोर्स पैकेज दिख रहा है, ये अच्छे से देखो, यहाँ पे आप लोग गलतियां करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स पैकेज दिख रहा है, तो उसको अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं है, बट जैसे जैसे हम लोग पैकेज बनाएंगे वैसे वैसे उसमें हम लोग प्रोग्राम्स डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सोर्स पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करना, न्यू करना, और उसमें जावा पैकेज सिलेक्ट करना। सोर्स पैकेज के ऊपर राइट क्लिक, न्यू, और जावा पैकेज को सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपको पैकेज का नाम देना है। तो पैकेज का नाम देते समय अगर आप किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो और किसी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैकेज के नाम देने पड़ते हैं। वैसे तो कुछ भी दे सकते हो, बट प्रॉपर कंपनी के हिसाब से अगर आपको देना है तो कैसे देना पड़ेगा। सो कॉम मतलब कि कमर्शियल, डॉट कंपनी का नाम, कंपनी का नाम जैसे आप पीएसके के लिए बना रहे हो, सो पीएसके इज अ कंपनी, कॉम डॉट पीएसके डॉट। उसके बाद अब मुझे पैकेज बनाना है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इनहेरिटेंस बेसिस पे है, तो यहाँ पे मैं पैकेज बना रही हूँ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस नाम का क्या बनाया मैंने, पैकेज बनाया, और किस प्रोजेक्ट के अंदर है, बैच प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स पैकेज के अंदर एक पैकेज क्रिएट हो चुका है। अगर आपको और पैकेज बनाना है तो फिर से आप राइट क्लिक कर लो, न्यू कर लो, उसके बाद जावा पैकेज क्रिएट कर लो फिर से। अगर पैकेज का नाम स्टैंडर्ड तरीके से देना है तो कॉम डॉट कंपनी नेम डॉट पैकेज का नाम, जो आपको पैकेज का नाम देना है वो, ठीक है। ऐसा करने के बाद फिनिश कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका पैकेज क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर मेरी सारी फाइल्स लेनी है मुझे, तो एक जस्ट नॉर्मली पहले इसमें एक प्रोग्राम रन करके बताती हूँ, देन उसके बाद इनहेरिटेंस देखते हैं। ओके, सो इसके ऊपर जाना, पैकेज के ऊपर क्लिक करना है जो पैकेज आप बनाओगे, ठीक है। न्यू करना, न्यू करने के बाद यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना, जावा क्लास, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्लास क्रिएट होगा इसी के अंदर आपका वॉइड मेन वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा क्लास है, मेन क्लास है, ठीक है। और मेन क्लास से ही जावा में क्या करना पड़ता है, आपको सेव करना पड़ता है। तो यहाँ पे सपोज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डेमो, डेमो नाम का मेरा क्लास बनाया मैंने, क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, एंड देन फिनिश। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पैकेज के अंदर क्लास क्रिएट हो चुका है, मतलब कि फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल में ये जो दिख रहा है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये शो कर रहा है कि आप कौन से पैकेज के अंदर हो, आप कौन से फोल्डर के अंदर हो। सो हम लोग कौन से फोल्डर के अंदर है, इनहेरिटेंस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्लास बना है डेमो नाम का, ठीक है, एक क्लास बना है डेमो नाम का, इसके अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, वॉइड मेन पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन प्रोग्राम मेन क्लास है और उसी नाम से यहाँ पे डेमो डॉट जावा क्रिएट हो चुका है। तो आप जब भी कोई क्लास क्रिएट करते हो उसके अंदर ही आपको सारे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एंटर कर रही हूँ और मेन मेथड लिख लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, ठीक है। अगर नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली एरर शो करता है वो। रुको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दूं क्या,
फॉन्ट साइज बढ़ा रही हूँ, छोटा है वो। ना ठीक है, ठीक है, ये अभी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद जस्ट एक स्टेटमेंट प्रिंट करके दिखा देती हूँ आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उसके ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं हेलो पीएसके और उसके बाद सेमीकोलन, ठीक है। अब जस्ट सेव कर रही हूँ मैं इसको। सेव करने के बाद इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेती हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद इसको मुझे करना है रन। तो मुझे यहाँ पे अभी कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करो, रन फाइल कर दो। रन हो रहा है, ये देखो रन हो रहा है। और यहाँ पे क्या देखो, मैंने जब भी बोला था कि ये होती है कोडिंग विंडो और ये होती है आउटपुट विंडो नीचे में, तो यहाँ पे देखो हेलो पीएसके आपका आउटपुट आ चुका है। क्लियर है क्या? यस मैम। सबको समझा नेटबीन्स में कैसे प्रोजेक्ट को रन करते हैं? ओके, हाँ। सो अब हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस टॉपिक, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो मेरे पास है प्रोग्राम्स बनाए हुए, उसको ही देख लेते हैं, कहाँ पे रखे थे। देखो, अगर किसी प्रोग्राम को डायरेक्टली शिफ्ट करना है आपको, ठीक है, किसी प्रोग्राम को आपको डायरेक्टली नेटबीन्स में शिफ्ट करना है, तो जैसे नहीं हम लोग फोल्डर में जाके डायरेक्टली पेस्ट कर रहे थे, तो आप क्या करना, जैसे मेरे पास ये ऑलरेडी प्रोग्राम है, तो अगर मुझे यहाँ पे इस पैकेज के अंदर उसको लाना है, ये तो प्रोग्राम हम लोग खुद से क्रिएट कर चुके हैं, बट अगर मुझे इस पैकेज के अंदर उसको लाना है, तो मैं क्या करूंगी, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगी। पैकेज के ऊपर कौन सा पैकेज है, कॉम डॉट पी एस के इनहेरिटेंस, उस पैकेज के ऊपर मैं राइट क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे क्या कर दूंगी, पेस्ट। तो ये देखो जो प्रोग्राम मैंने वहां से कॉपी किए हैं वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। अब देखो ये रेड रेड सिंबल आ रहा है, डेमो पे नहीं आ रहा था, बट ये जो रेड रेड सिंबल आ रहा है वो भी मैं बताती हूँ, ये एरर है, ठीक है, ये एरर है, बिकॉज आप पैकेज के नाम एक प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज के नाम सेम नहीं ले सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि ये पैकेज है मेरा, प्रोजेक्ट है मेरा बैच नाम का, इसके अंदर इनहेरिटेंस नाम का पैकेज है, तो फिर से सेम इनहेरिटेंस नाम का पैकेज क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप एक पैकेज के अंदर सेम सेम नाम के क्लासेस डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक पैकेज के अंदर सेम सेम नाम के क्लास डिक्लेयर नहीं करते हो, कर सकते हो। जैसे कि ये डेमो है, मतलब फाइल के नाम, ठीक है, ये डेमो है, तो फिर से डेमो नाम की फाइल क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि डेमो नाम की फाइल क्यों क्रिएट हुई है, क्योंकि क्लास ही है वो, ठीक है, तो वो आप सेम सेम नहीं कर सकते हो। साथ में इस फाइल के अंदर जो और क्लासेस होते हैं वो भी सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि डेमो नाम के फाइल के अंदर एक क्लास बनाया, सपोज मैंने पीएस के नाम का, सेम क्लास मैंने बनाया है ये फर्स्ट वाले प्रोग्राम के अंदर, तो वो अलाउ नहीं है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है, इसीलिए ये एरर आया है। तो जैसे जैसे अभी प्रोग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, फाइल का नाम मैंने सेव किया है INH1, ठीक है, इनहेरिटेंस 1।
बट यहाँ पे आप देखो क्लास ए है, क्लास बी है, तो जो मेन मेथड है ये दोनों क्लास में नहीं है। मेन मेथड किस में है? INH1 वाले फाइल में। तो उसी नाम से मैंने क्या किया है, फाइल को सेव किया है। जिसमें मेन है उससे ही फाइल को सेव करना है, ठीक है? क्योंकि 1 2 3 मल्टीपल क्लासेस हो सकते हो, बट जिसमें मेन रहेगा उसी क्लास को आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये एक रेड एरर दिख रहा है, ये वाला, ठीक है? ये इसलिए है बिकॉज आपने यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया है। कौन से पैकेज को? जैसा ये डेमो के अंदर पैकेज था ये वाला, वैसे आपको INH1 के अंदर भी पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, सॉरी, जस्ट क्लिक करना है, एक क्लिक करना है। यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला है, चेंज पैकेज डिक्लेरेशन टू com.psk.inheritance, इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर लेना। तो देखो वो रेड वाला मार्क चला जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास बनाया है ए नाम का, जिसके अंदर ये ए नाम का क्या है, चलो बताओ मुझे। कंस्ट्रक्टर। यस, कंस्ट्रक्टर। क्या है ये? कंस्ट्रक्टर। तो इस कंस्ट्रक्टर में कुछ लिखा है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे क्लास बी लिया है और उस क्लास बी के अंदर एक्सटेंड्स, बिकॉज इनहेरिटेंस देख रहे हैं हम लोग, सो क्लास बी के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक्सटेंड्स किया है ए को। मतलब बेस क्लास का जो भी डेटा रहेगा वो डिराइव क्लास के अंदर एक्सेस होगा, या आप बोल सकते हो कि सुपर क्लास का जो भी डेटा होगा वो सब क्लास में एक्सेस होगा यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है? एस लगेगा, एक्सटेंड्स। अब बी क्लास का भी यहाँ पे क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है? अब देखो ए क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, बी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, देख लो कि सपोज ये क्लास है ए नाम का, ठीक है? इसके अंदर एक सपोज मेथड है एम नाम की, ठीक है? और एक क्लास है बी नाम का, ठीक है? इसमें मैंने ए क्लास को एक्सेस किया। अब उसके बाद बी क्लास के अंदर जब आते हैं हम लोग, तो बी क्लास के अंदर एक मेथड है, सपोज मेथड है एन नाम की, ठीक है? तो ये एन नाम की जो मेथड होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ए नाम के क्लास के अंदर जो भी रहेगा वो इसके अंदर कॉल करते हैं। तो इसके अंदर क्या कॉल करेंगे, एम नाम की मेथड कॉल करेंगे, ठीक है? ये ऐसा हम लोग कर रहे थे, बट यहाँ पे भी सेम वैसा ही होता है, बट यहाँ पे ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कैसा है, नॉन पैरामीटराइज बोलो या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो उसको कॉल करने की जरूरत है क्या? नहीं, ठीक है? वैसे भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत होती नहीं है, खाली जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें आपको आर्गुमेंट पास करने होते हैं इसीलिए। बट यहाँ पे मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ए वाले कंस्ट्रक्टर को मैंने बी वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल नहीं किया है, क्योंकि बी का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए का पूरा डेटा एक्सेस होगा, तो ऑटोमेटिकली ए का भी ऑब्जेक्ट बनता है, और ए का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो मुझे यहाँ पे उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। इतना समझा? इतना समझा क्या? यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास बनाया INH1 नाम का, उसके अंदर मेन लिखा है, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट किसका बनता है, डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास। सब क्लास का क्या बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। सो सब क्लास इज बी, बी का क्या बनाया, एक स्मॉल बी ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू और बी का कंस्ट्रक्टर, ठीक है? जैसे ही बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो क्या करेगा, पहले बी वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा, बट यहाँ पे और किसी को कॉल तो
किया नहीं है, बट ए को एक्सटेंड तो किया है ना, तो इसीलिए पहले वो ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिससे ये डेटा प्रिंट करेगा, देन वो क्या करेगा, खुद का डेटा प्रिंट करेगा, दैट इज इनहेरिटेंस। क्लियर है? क्लियर? इसको रन करके बता देती हूँ मैं। राइट क्लिक, रन फाइल। तो यहाँ पे आप लोग देख रन एनीवे, ठीक है, इसको आप चेक कर लो। ए इज कंस्ट्रक्टर, मतलब पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, एंड देन बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, कुछ डाउट है तो अभी पूछो आप लोग, चलो पूछो। मैम हाँ बोलो। मैम ये इनहेरिटेंस डॉट जावा वाली फाइल्स यहाँ पे पैकेज वाले प्रोजेक्ट में कैसे है वो बताइए ना, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं दूसरे प्रोग्राम में करूंगी तो तुमको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे एक रेड सिंबल आता है, उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना पड़ता है, तो वो फाइल क्या होती है, इंपोर्ट हो जाती है। ओके मैम। और किसी को डाउट है तो जल्दी पूछो, चलो पूछो। ओके, ठीक है, करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक क्लास बनाया, इसके अंदर क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर लिया, ठीक है, और उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट डाल दिए। ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, बट नॉन पैरामीटराइज इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यू इनपुट नहीं की है। फिर एक क्लास बी लिया है, उसके अंदर ए क्लास को लिया है, बट यहाँ पे क्या किया है, एक्सटेंड किया है, बिकॉज ए क्लास को मुझे एक्सटेंड करना है बी क्लास के अंदर। सो यहाँ पे एक फिर से मैंने बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया, बट जैसे हम लोग नॉर्मली जो क्लास होता है उसके अंदर जो मेथड होती है वो दूसरे क्लास के मेथड के अंदर कॉल करते हैं, ठीक है, बट ये मेथड नहीं है ना, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर को वैसे भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बी क्लास है उसके अंदर मैंने ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास बनाया मेन मेथड के लिए, ठीक है, तो मेन मेथड के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किसका है, डिराइव क्लास, दैट मीन्स सुपर क्लास, दैट मीन्स चाइल्ड क्लास, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट बनाया, और जैसे उसका ऑब्जेक्ट बन चुका तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसका, बी का, तो बी के कंस्ट्रक्टर में जाएगा वो। बी के कंस्ट्रक्टर में जब जाएगा तो उसके पास यहाँ पे वो देख सकते हैं कि ए का, तो एक को एक क्लास का एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक क्लास का जो भी डेटा है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो बी का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, पहले ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उससे डेटा प्रिंट करवाएगा, देन उसके बाद बी के कंस्ट्रक्टर का डेटा प्रिंट करवाएगा। समझा अभी? तो इसलिए आउटपुट ऐसा आ रहा है कि पहले ए का डेटा प्रिंट हो रहा है एंड देन उसके बाद बी का डेटा प्रिंट हो रहा है। क्लियर? अब क्लियर है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते, पहले ये बताओ ये किस टाइप का इनहेरिटेंस था, टाइप क्या है, सिंगल। सिंगल, ठीक है, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट ये देखो, कौन पूछ रहा था, सृष्टि, ये ऐसा रेड वाला मार्क आता है तो इसके ऊपर क्लिक करना, चेंज पैकेज डिक्लेरेशन टू com.ps के इनहेरिटेंस, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो वो पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। हुआ क्या, ये देखो वो रेड मार्क चला जाएगा, समझा? मैम मैंने ये पूछा कि ये जो पैकेज जो है बैच नाम का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये इनहेरिटेंस डॉट जावा वाली फाइल्स कैसे आई, मतलब ये जो फाइल अच्छा, वो। अच्छा,
कुछ नहीं करना रे बेटा, यहाँ से इसको कॉपी करना, ठीक है। और कॉपी करके क्या कर देना कि ये जो पैकेज जो भी बना के उसके ऊपर राइट क्लिक करना और पेस्ट कर देना, समझा? यस मैम। हाँ ठीक है। अब देखो, मैंने तो पैकेज को तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, बट फिर से अभी रेड मार्क आ रहा है, क्यों? बोलो, क्यों आ रहा होगा? अब भी मैंने 2 सेकंड पहले एक बात बताई थी आप लोगों को। मैम सेम नेम है। हाँ ठीक है, क्योंकि INH1 के अंदर भी एक क्लास डिक्लेयर है ANB नाम का, और INH2 के अंदर भी ANB नाम का क्लास है। तो मैंने अभी बताया कि पैकेज के अंदर क्लास के नाम भी सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का नाम A1 कर देते हैं और इसका B1, अरे यार, इसका A1, इसका B1 कर देते हैं और इसका A1 करना पड़ेगा। और कहाँ पे कॉल हुआ है, हाँ, ये ऑब्जेक्ट B1 और B1, दैट्स इट, इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। क्लास का नाम चेंज कर दो। तो देखो, ये भी सिंगल इनहेरिटेंस ही है, बट पहले वाला जो प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर का यूज किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने मेथड का यूज किया है, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा। सो यहाँ पे क्लास ए है जिसके अंदर void गेट ए नाम की एक मेथड बनाई है, ठीक है। बनाई है, हम लोगों ने कुछ भी बना सकते हो। उसके अंदर जस्ट एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया है। फिर से उसके बाद हम लोगों ने क्लास बी लिया है और उसके अंदर हम लोगों ने ए क्लास को एक्सटेंड किया है। अब यहाँ पे ए क्लास के अंदर तो गेट ए नाम की मेथड है और बी क्लास के अंदर गेट बी नाम की मेथड है, ठीक है। बट मुझे ए क्लास की मेथड को तो कॉल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया तो चलता है, बट मेथड को तो कॉल करना पड़ेगा ना, मेथड तो कॉल करके ही आएगी। तो इसीलिए जैसे हम लोग C++ में कर रहे थे वैसे यहाँ पे किया है, गेट बी के अंदर गेट ए वाली मेथड को डायरेक्टली कॉल किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है फॉर अ बी मेथड के लिए। अब देखो, जब आप ए क्लास, दैट मीन्स बेस क्लास की किसी मेथड को कॉल करते, तो आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो इस तरीके से, या आप सुपर कीवर्ड का यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है। या आप सुपर डॉट गेट ए मेथड का यूज करके भी कर सकते हो कॉलिंग, ठीक है। दोनों में से एक कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे मेन क्लास INH2 जिसके अंदर डिराइव क्लास एक ही है, सो B1 का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब ये कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, ये तो मेथड है, तो मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट बी वाले मेथड को कॉल किया, और जैसे हम लोग गेट बी वाले मेथड को कॉल करेंगे ये यहाँ पे जाएगा, इसके थ्रू उसको गेट ए मिलेगा, और पहले गेट ए की मेथड को प्रिंट करवाएगा, मतलब ये वाला, एंड देन वो खुद की मेथड को प्रिंट करवाएगा, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट। क्लियर? ओके, सो इसको मैं सेव करती हूँ और रन करके बता देती हूँ। जस्ट राइट क्लिक एंड रन फाइल। ये देखो आउटपुट, ये ए मेथड इज कॉल एंड बी मेथड इज कॉल, ठीक है। तो ये आ चुका आउटपुट। तो पहले वाले प्रोग्राम में क्या देखा था, एक कंस्ट्रक्टर ही देखा था। सेकेंड वाले प्रोग्राम में क्या देखा हम लोगों ने, एक जस्ट मेथड ही देखी, ठीक है। और दोनों इनहेरिटेंस एक ही टाइप के थे, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अभी थर्ड प्रोग्राम देख लेते हैं। फिर से इसको चेंज पैकेज करना पड़ेगा। ये देखो फिर से मेथड सेम है, सो इसको 2 नाम से कर देती हूँ। अब देखो,
अभी जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था वो सिंपल मेथड का यूज किया था, ठीक है, कोई पैरामीटराइज मेथड नहीं थी। बट अभी ये जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग पैरामीटराइज मेथड देख रहे हैं, ठीक है। तो पैरामीटर है तो वैल्यू कहाँ से पास होगी, जल्दी बोलो। मेन। ओके, मेन से वैल्यू पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि A2 नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर int a b दो वेरिएबल लिए, गेट ए नाम की एक मेथड बनाई, बट वो मेथड कैसी है, पैरामीटराइज है। सो int x int y, आप इसकी जगह पे a एंड b ले सकते हो, बट अगर आप a एंड b लोगे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, दिस ऑपरेटर। वेरी गुड, क्या यूज करना पड़ेगा, दिस ऑपरेटर, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने दिस यूज नहीं किया है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू a में जाएगी, y की वैल्यू b में जाएगी, और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया है डायरेक्टली, वेरिएबल लेके भी कर सकते हो, c नाम का वेरिएबल लेके भी आउटपुट ला लो, या डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, ठीक है। a प्लस बी का कैलकुलेशन हुआ। उसके बाद क्या किया है कि A2 नाम के क्लास को B2 के अंदर एक्सेस किया। अब B2 के अंदर गेट बी नाम के मेथड लिया, ठीक है। अब इसके अंदर 4 आर्गुमेंट्स लिए, ये क्यों लिए ये बता रही हूं पहले। क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका बनेगा यहाँ पे, बोलो, बी का, B2 का। B2 का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। B2 के ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मेथड कॉल होगी, B2 की कॉल होगी पहले, तो B2 की मेथड जब कॉल होगी तो मुझे पहले वाले मेथड के लिए कुछ आर्गुमेंट डालना पड़ेगा, फिर इस B2 के लिए कुछ डालना पड़ेगा। तो जब हम लोग ये गेट बी को कॉल करेंगे तो मुझे 4 आर्गुमेंट्स लिखने पड़ेंगे। पहले जो 2 होंगे वो पहले वाले क्लास के लिए होंगे, और ये बाकी के जो 2 है ये उसके खुद के क्लास के लिए है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे कितने आर्गुमेंट दिए हैं, 4। अब मुझे इस मेथड को, जो गेट ए की मेथड है, उस मेथड को मुझे क्या करना है, कॉल करना पड़ेगा गेट बी के अंदर। तो यहाँ पे किसके थ्रू कॉल किया है, सुपर के थ्रू किया, या डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो सुपर डॉट गेट ए, और जो गेट ए नाम की मेथड है वो कैसी है, पैरामीटराइज है। तो पैरामीटर है तो वैल्यू पास कर दिया टीएनएस। अब टीएनएस चले जाएंगे ऊपर एक्स और वाई में, और एक्स और वाई का ए एंड बी में चला जाएगा। अब बच्चे कितने आर्गुमेंट है, 2, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू को एम और एन में डाल दिया और उसके कैलकुलेशन को प्रिंट कर दिया। तो ये हो चुकी है मेथड गेट बी की। अब आते मेन में, डिराइव क्लास तो एक ही था, ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा, बना लिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। मेथड के अंदर कितने आर्गुमेंट्स डालने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 कहाँ पे जाएंगे, टी एस पी क्यू में। टीएस में क्या चला जाएगा, 1 2, 1 2 कहाँ पे जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये गेट एन वाले मेथड को कॉल करेगा और इसमें ये 1 2 का कैलकुलेशन करेगा। अब बच्चा क्या है, 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 किस में चला जाएगा, एम एन में, और एम एन का कैलकुलेशन करके 3 एंड 4 का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर, यस मैम। इसको सेव करती हूँ और रन कर देती हूँ, आप लोग आउटपुट देख सकते हो। सुपर क्लास का क्या आउटपुट आया है, 3, और सब क्लास का आउटपुट क्या आया है, 7, बिकॉज 1 + 2 3 एंड 3 + 4 7। क्लियर, किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ये पैरामीटराइज मेथड को यूज करके बताया। आप इसमें कोई भी इनहेरिटेंस कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल को छोड़ के, मल्टीपल और हाइब्रिड को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद एक और देख लेते हैं। फिर से इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कर लिया। फिर से इस क्लास का नाम चेंज, A3 B3 3
सेव। अब देखो, पहला जो प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर देखा था, ठीक है, नॉर्मल। सेकेंड जो प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने नॉर्मल मेथड देखी थी, ठीक है। थर्ड जो प्रोग्राम था उसमें पैरामीटराइज मेथड देखी थी, ये देखो। और अभी जो प्रोग्राम मैं आप लोगों को बता रही हूं उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नॉर्मल देख चुके हैं, ये पैरामीटराइज है। मेथड का नॉर्मल देख चुके हैं, सेकेंड वाला भी देख चुके हैं हम लोग, पैरामीटराइज मेथड। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, A3 नाम का क्लास, जिसके अंदर A3 नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, बट कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज। पैरामीटर है तो वैल्यू पास तो मेन से ही होने वाली है। फिर यहाँ पे x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, कैलकुलेशन भी कर दिया। अब आते मेन सेकेंड क्लास में। सेकेंड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाया, बट इस कंस्ट्रक्टर में क्या किया है हम लोगों ने, 4 आर्गुमेंट पास कर दिए, ये पता ही है, 2 ऊपर के लिए और 2 इसके खुद के लिए, ठीक है। बट अब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डिफॉल्ट होता, नॉन पैरामीटराइज होता, तो मुझे कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी। बट ये पैरामीटराइज है तो मुझे तो कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बी का कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा ना मेन से, तो वैल्यू तो बी के कंस्ट्रक्टर से जाएंगे, तो मुझे ए के कंस्ट्रक्टर में तो वैल्यू डालनी है। सो इसीलिए ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आप डायरेक्टली सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे मेथड को कॉल करना होता है तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ लिखते हो डॉट करके, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हो A3 करके, ठीक है, A3 करके नहीं लिख सकते हो। आप जस्ट डायरेक्टली सुपर लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। और ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में कितने आर्गुमेंट पास करने हैं, तो टीएनएस में डाल दिया, और बाकी का जो mn है वो कैलकुलेट करेगा। अब मेन में आते, मेन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू पास की, बिकॉज कंस्ट्रक्टर है इसीलिए, पहले मेथड थी तो मेथड के थ्रू किया था, बट ये अभी कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास की है 1 2 3 4, 1 2 3 4 जाएगा टीएनएस में और बाकी का जाएगा mn में, ठीक है। कैलकुलेशन करके प्रिंट करवा देगा। क्लियर? इसको रन करके बताती हूँ, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है आपको। ये देखो, ठीक है, पहला सिंपल कंस्ट्रक्टर था, सेकेंड वाला सिंपल मेथड थी, थर्ड वाला मेथड पैरामीटराइज थी, फोर्थ वाला मेथड सॉरी कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज थी, ठीक है। तरीका बता रही हूँ कैसे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ओके। आगे बताओ, बताओ क्या आगे, कंप्लीट कर दो इसको। अरे हाँ या ना, ठीक है, बताती हूँ। अब देखो, अब कंस्ट्रक्टर का भी यूज किया है और मेथड का भी यूज किया है। हाँ देती हूँ, भूल गई थी मैं, देती हूँ, आज सारे प्रोग्राम सेंड कर देती हूँ। कंस्ट्रक्टर का भी यूज किया है और मेथड का भी यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। पहले कैसे सेपरेट सेपरेट देखे हम लोगों ने, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया है और एक मेथड का यूज किया है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अभी। और इनहेरिटेंस भी चेंज किया है, या आप लोगों को बताना है कौन सा इनहेरिटेंस है। मुझे पहले ठीक है, ये देखो, सबसे पहले तो क्लास A4, उसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैल्यू पास कर ली, उसके अंदर एक मेथड वैल्यू प्रिंट कर ली, ठीक है। क्लास A का कंसेप्ट हो चुका। देन उसके बाद क्लास B, क्लास B के अंदर क्लास A को एक्सेस किया, क्लास B के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया,
ठीक है। पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर लिया है, अब पहले वाले कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डालनी है जो कि आर में जाएगी, तो सुपर के थ्रू आर की वैल्यू पास कर ली पहले वाले कंस्ट्रक्टर में, और जो स्ट्रिंग एस है वो नेम किसके लिए रहेगा, सेकेंड क्लास के लिए रहेगा, ठीक है। अब क्लास B4 के अंदर कंस्ट्रक्टर हो चुका और उसके अंदर एक मेथड हो चुकी है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और मेथड डिस्प्ले 2 के अंदर पहले वाले डिस्प्ले मेथड को भी कॉल कर लिया, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल किया और मेथड के अंदर मेथड कॉल कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे B4 के अंदर, B4 वाला क्लास एक्सेस किया है C के अंदर। अब मुझे देखो दो कंस्ट्रक्टर को एट अ टाइम कॉल करना है। पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है सेकेंड में, सेकेंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है थर्ड में, ठीक है। तो थर्ड वाले कंस्ट्रक्टर में मुझे कितने आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, 3। ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है और ये उसका खुद का है, ठीक है। अब सी वाले कंस्ट्रक्टर में मुझे बी वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, सो सुपर के थ्रू 2 आर्गुमेंट पास किए, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि आर वाला पहले वाले कंस्ट्रक्टर में जाएगा और एस वाला उसके बी के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, और पी वाला जो है वो सी का ही है। अब डिस्प्ले फंक्शन में खाली कॉल बी को ही कॉल करना है, सो डिस्प्ले 2 कॉल हुआ, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल, ठीक है। उसके बाद आते मेन में, मल्टी लेवल है तो ऑब्जेक्ट एक का ही बनेगा, बना लिया। ऑब्जेक्ट के थ्रू 3 आर्गुमेंट पास किए। पहले क्या करेगा वो, 2 ABC 70.62, तो ये कंस्ट्रक्टर में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 ABC और 72 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 2 ABC ये कॉल करेगा सुपर के थ्रू इसको, ठीक है। इसमें ABC चला गया, इसमें तो 2 है ना, तो 2 कहाँ पे लेके जाएगा, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ पे मतलब रोल नंबर के पास रोल नंबर आ चुका, नेम के पास नेम आ चुका, और क्या था, परसेंटेज के पास परसेंटेज आ चुका, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन को कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है। सो ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले 3 को कॉल किया, सो डिस्प्ले 3 में जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जाएगा, उसमें उसको डिस्प्ले 2 मिलेगा, तो डिस्प्ले 2 में जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा। डिस्प्ले 2 में क्या मिला, डिस्प्ले मिला, तो पहले वो डिस्प्ले में जाएगा, तो पहले क्या प्रिंट करेगा, रोल नंबर प्रिंट करेगा, देन उसके बाद फिर से वापस आएगा, नेम प्रिंट करेगा, फिर से वापस आएगा, परसेंटेज प्रिंट करेगा। समझा, क्लियर है क्या, क्लियर। अब इसको हम लोग रन करते हैं, रन फाइल, कहाँ गया आउटपुट, ये, ठीक है। ये देखो 2 प्रिंट किया, ABC प्रिंट हुआ एंड 75.62 प्रिंट हुआ, ठीक है। मतलब अभी हम लोगों ने क्या देखा, कंस्ट्रक्टर के साथ मेथड यूज किया, बट इनहेरिटेंस भी चेंज किया। आप कोई भी टाइप का इनहेरिटेंस ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल में यूज होगा या मल्टी लेवल में यूज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट मैंने कंसेप्ट बताया, आप क्या करो कि सारे इनहेरिटेंस को यूज करके देखो, ठीक है। जो इसमें यूज होते हैं, जावा में जो इनहेरिटेंस यूज होते हैं उसमें सारे मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर को करके देखो तो आपको समझ में आएगा, क्लियर। यस मैम। किसी को कुछ डाउट है सो प्लीज पूछो। ये सेम ही है, नहीं ये मेथड है, ये अभी आप देख ही सकते हो, एकदम सिंपल है। चलो बताओ तो मुझे, ये कौन एक्सप्लेन करेगा, बताओ। रुको मुझे थोड़े चेंज करने दो, आप में से कोई ये एक्सप्लेन करेगा अभी, और मैं चाहती हूँ कि कौन एक्सप्लेन करे, कौन एक्सप्लेन करे,
मनस्वी। इनहेरिटेंस कौन सा यूज किया है? पहले बताओ ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है? ये क्लास ए है, क्लास ए है। ये क्लास बी के अंदर क्लास ए को एक्सेस किया और ये ए क्लास को फिर से सी क्लास के अंदर एक्सेस किया। तो इनहेरिटेंस कौन सा है, जल्दी बताओ। मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल कैसे हो सकता है? मल्टीपल होता ही नहीं है ना जावा में। सॉरी मैम। इधर कहाँ से मल्टी लेवल आया? हायरार्किकल रे पापा, हायरार्किकल। हाँ आयुषी बराबर है, आयुषी का बराबर है। तो एक बेस क्लास है, A5 को B5 के अंदर भी एक्सेस किया, A5 को C5 के अंदर भी एक्सेस किया। दैट मीन्स कौन सा इनहेरिटेंस है? हायरार्किकल। क्लियर? समझा क्या? अरे समझा? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगी, बहुत इजी है, ठीक है। खाली यहाँ पे मेथड को यूज किया है, मेथड यूज किया। एक मेथड के थ्रू वैल्यू पास की, एक मेथड के थ्रू प्रिंट किया, ठीक है। सेम सेकेंड क्लास में भी वैसे किया, सब कुछ मेथड के थ्रू किया है। पहले एक कंस्ट्रक्टर एक मेथड थी, यहाँ पे दोनों मेथड का यूज किया है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी बहुत इजी है, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगी। क्लियर है क्या? ओके ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या क्या तुम लोगों को सेंड नहीं किया है, जल्दी बताओ। बाकी का हम लोग अभी कल देखेंगे, ओके। बाकी का कल देखते हैं अभी।